मोदी एक ऐसी शख्सियत है जिसने एक पूरी सोई हुई सभ्यता को जगा दिया। मोदी जो बोल देते हैं वो हो जाते हैं। G20 में हमने देखा कि उन्होंने साउथ अफ्रीका को एक परमानेंट मेंबर बना दिया जी, G20 का। जी। अगर मोदी सरकार इस तीसरे टर्म में आती है तो मोदी सरकार क्या क्या ऐतिहासिक फैसले ले सकती है। बट कभी कभार लगता है कि मोदी जी एक चेहरा है और असली जो दिमाग है ना, जो असली जो गेम खेल रहे हैं वो है अमित शाह। राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का 21 जनवरी का जो न्योता आया, इन्होंने उसको वापस कर दिया। तो उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डाली गई कि ऐसा ना हो, वरना राम सेतु डैमेज हो जाएगा हमेशा के लिए। इनफैक्ट कांग्रेस पार्टी के कुछ लीडर्स ये भी कहते हैं कि एक बार हमारी सरकार वापस से आने दो, हम 370 को वापस ले आएंगे। ऑपोजिशन हमेशा एक बात बोलता रहता है कि बीजेपी ने पूरा का पूरा देश बेच दिया है अडानी और अंबानी के हाथों। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि इंडिया की इकोनॉमी एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है इस समय कि इट इज रेडी टू टेक ऑफ टू द नेक्स्ट लेवल। 8,54,509 प्रॉपर्टियां हैं वक्फ बोर्ड के नाम पर इंडिया में। क्या फ्यूचर देख रहे हैं आप कांग्रेस का? अगर मैं जय श्री राम बोल रहा हूँ तो मैं किसी दूसरे को दबा थोड़ा ना रहा हूँ, मैं तो अपने धर्म को फॉलो कर रहा हूँ, अपने ये संस्कार फॉलो बहुत कर रहा है। हूँ। तो एक्चुअली ये इमेज बनती जा रही है कि लाइक मैं इस पर बोलना नहीं चाहता था, जी। बट आपने क्योंकि ये चीज मेरे सामने रखी है तो मैं इसमें बोलना चाहूंगा। आज से पहले आप बॉलीवुड फिल्मों की बात करते हैं, आपके बड़े बड़े एक्टर्स हैं जो कि अब बड़े नामी बड़े पॉपुलर एक्टर्स हो गए हैं। हम बात करते हैं सलमान खान की, शाहरुख खान की। ये किसी भी स्टेज पे आते थे, न्यूज़ में आ रहे हैं, इंटरव्यू में आ रहे हैं या किसी एक इवेंट पे जा रहे हैं, तो ये कैसे बोलते थे? लाइक अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। तो हमने कभी उसको अलग नहीं लिया, सही बात नहीं लिया। बट अगर हम लोग किसी स्टेज पे जाके ये बोल देते हैं जय श्री राम, तो इस पे क्या गलत है? तो उसको ऑफेंसिव माना जा रहा है। मैं ये आप नहीं कह ऑफेंसिव रहा, क्यों माना जा तो रहा है? नहीं मानना चाहिए, वो गलत है, उसको नहीं मानना चाहिए। अगर आप जय श्री राम बोल रहे हो तो आप कोई किसी भगवान को याद कर रहे हैं आप भगवान को याद कर रहे हो, भगवान की जय बोल रहे हो आप, या आप हर हर महादेव का नारा लगा रहे हो, तो इसके अंदर दूसरे को तो अपने आप को ये मानने की जरूरत नहीं कि उसको अपोज कर रहे हैं। वो तो अपने धर्म को हम उसका नाम ले रहे हैं। मैंने अस्सलाम वालेकुम बोला, मेरे को अच्छा लगा। हाँ, मेरे को नहीं बुरा लगा। हाँ, अब मैंने जय श्री राम बोला, हम्म, मुझे बहुत अच्छा लगा। आप अस्सलाम वालेकुम बोलते हुए आप जय श्री राम भी बोल सकते हो, इसमें कोई गलत नहीं है। अभी आपने आप भगवान को याद कर रहे हो, बस भाषा अलग है। अब जहाँ आपने बॉलीवुड का नाम लिया, हाँ जी, तो मैं आपको बताऊं एक बात, बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बताता हूं कि कैसे साइकोलॉजी इफेक्ट होती है। 70s और 80s के अंदर अमिताभ बच्चन सुपरस्टार थे। हाँ जी, ठीक है, बिल्कुल थे। और उनकी सारी पिक्चरें ज्यादातर सलीम जावेद ने लिखी है, सलीम खान और जावेद अख्तर ने। अच्छा, ठीक है, वो राइटर होते थे, उनकी जोड़ी थी सलीम जावेद की, सलीम खान सलमान खान के फादर, पिता और जावेद और जावेद अख्तर अख्तर इनकी साहब। होती थी। ठीक ठीक। अब आप देखिए इनकी जितनी पिक्चरें होंगी, या तो अमिताभ बच्चन का कैरेक्टर मुस्लिम होगा और बड़ा डिवाउट मुस्लिम होगा, अमर अकबर जो अपने एंथनी, जो अपने धर्म की चलता होगा, जैसे कुली पिक्चर के अंदर था वो था। ठीक है ना, 786। हाँ, बड़ा डिवाउट मुस्लिम था। ठीक है, और अगर हिंदू कैरेक्टर में था ना तो वो नास्तिक होगा। आप कई बार नोटे, वो भगवान को नहीं मानता होगा, लेकिन जेब में बिल्ला रखता होगा 786 नंबर का। एक महिमा मंडन जो ना हमेशा से रहा है मुस्लिम का, वो उन लोगों ने किया, सलीम जावेद ने। तो जिसकी, और कभी भी किसी जैसे पंडित को दिखाते थे ना, तो नेगेटिव उसके अंदर दिखाते थे, टीका लगा के दिखा दिया और बदमाश दिखा दिया, बदमाश गलत काम करते हुए दिखा दिया। और किसी मौलवी और उसको वैसे दिखा रहे हैं, उनको बड़ा दिखा रहे हैं अपने धर्म के बड़े अच्छे, और वो तो एक ना ये साइकोलॉजिकल एक वो क्रिएट किया गया कि मुस्लिम लोग अच्छे होते हैं या इस्लाम अच्छा है। अब आपको एक बात बताता हूँ, 1947 जब से भारत आजाद हुआ से लेकर के 1980 तक जितने भी भारत के एजुकेशन मिनिस्टर हुए हैं ज्यादातर मुस्लिम हुए। इक्के दुक्के बीच में नॉन मुस्लिम आए, अदरवाइज सारे मुस्लिम थे। इसलिए हमारी टेक्स्ट बुक्स के अंदर जो हमारी जनरेशन, हमसे पहले की जनरेशन, सबने क्या पढ़ा? ग्रेट मुगल्स। सबने क्या पढ़ा? अकबर द ग्रेट। सबको क्या पता है? तैमूर का बेटा बाबर, बाबर का बेटा हुमायूं, हुमायूं का बेटा अकबर, अकबर का बेटा जहांगीर, जहांगीर का बेटा शाहजहां, शाहजहां का बेटा औरंगजेब। आपको तो रेड भी चूका पड़ तो मैंने ये पढ़ा ना, लेकिन उनका 230 साल का मुगल पीरियड था। ठीक है, उनसे बहुत ज्यादा बढ़िया पीरियड था विजयनगर एम्पायर का, 310 साल का। जितने भी आप महाराष्ट्र कर्नाटका में देखते हो ना, बड़े बड़े मंदिर प्राचीन इतने भव्य बने हुए हैं, वो विजयनगर एम्पायर में बने थे। कौन थे उनके राजा? नहीं बढ़ाया गया, नहीं बढ़ाया। हरिहर राय, बुक्का राय, देव राय, वीर विजय। सिर्फ कृष्ण देव राय का नाम आपने सुना होगा, क्योंकि वो तेनालीराम उनके उसके अंदर थे, तो कृष्ण देव राय और तेनालीराम का आपने नाम सुना होगा। तो हमें इनका नाम ही नहीं मालूम, पूरी जनरेशन को इनके नाम नहीं मालूम। विजयनगर एम्पायर, और ये 310 साल की विजयनगर एम्पायर थी। बताओ, मतलब मुगल एम्पायर के टोटल कार्यकाल से कई गुना बड़ा। तो क्यों? क्योंकि टेक्स्ट बुक में पढ़ाया नहीं गया। क्यों? कहना नहीं चाहता कि जो मुस्लिम एजुकेशन मिनिस्टर्स इंडिया के रहे ना, उन्होंने सुपर इम्पोज किया अपना कल्चर, उन्होंने मुगल्स का महिमा मंडन किया हमेशा। समझ रहे मेरी बात?
तो इस तरह से साइकोलॉजी एक पूरी जनरेशन की ऐसी बनाई गई। लाइक हमेशा ब्रेन वॉशिंग भी कुछ इस तरह की ये ब्रेन होती है। वॉशिंग यही तो ही। अब आप ये देखिए, हम जैसे ही बात कर रहे थे कि राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के समारोह की, श्रीलंका और इंडिया के बीच में राम सेतु बना हुआ है, जो कि सैटेलाइट से दिखता भी है। आपने बिल्कुल फोटो दिखता देखी है, होगी, बिल्कुल दिखता है, बिल्कुल दिखता है। अजूबा एक अजूबा है कि नहीं? पुल बना हुआ दिख रहा है पानी के पतला अंदर, सा एकदम। बन रहा दिख रहा है ना, 35 किलोमीटर का वो। तो उसके बीच में ना शिप जाने पर रोक लगा रखी है कि वो टूट जाएगा, तो इसलिए शिप्स को घूम करके आना पड़ता है, तो उसमें पैसे ज्यादा लगते हैं। तो कांग्रेस की सरकार ने क्या किया, मनमोहन सिंह की सरकार ने, इन्होंने बोला कि शिप्स को यहां से आने दो, तो उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डाली गई कि ऐसा ना हो, वरना राम सेतु डैमेज हो जाएगा हमेशा के लिए। तो इन्होंने एफिडेविट दिया, उस टाइम पे डीएमके की सरकार थी तमिलनाडु में, उन्होंने और कांग्रेस की सरकार, सेंट्रल की सरकार ने मिल करके एफिडेविट दिया सुप्रीम कोर्ट में कि देयर वाज नो राम, रामायण इज इमेजिनरी। सोचिए, शेम, ये इनके अंदर की सोच है, ये इनकी असलियत है। वेरी शेमफुल। हाँ, ये इनकी असलियत है कि ये राम को इमेजिनरी मानते हैं, रामायण को इमेजिनरी मानते हैं, और जबकि उसके इतने प्रमाण है, राम सेतु उसका इतना बड़ा प्रमाण है। ये इन लोगों की सोच है। ये फैक्ट अवेलेबल है, फैक्ट अवेलेबल, पूरा पब्लिक डोमेन में सब कुछ है। सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने एफिडेविट दिया है, साइन हुए हुए उसके अंदर। आप इंटरनेट पे देखिए, आपको हर जगह मिलेगा ये कि राम वाज इमेजिनरी, रामायण वाज इमेजिनरी। अगर ये ये सोच है एकदम इनकी। जेन्युइन बात है ना, तो दे वर ब्लेटेंटली शेमफुल एट दैट टाइम। तो मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन वही है कि थोड़े टाइम बाद पता चलेगा कि कांग्रेस विल बी इमेजिनरी। इसका रिजल्ट यही होगा, क्योंकि लोगों को जब ये बात पता चलती है ना, कि काफी लोगों को ये बात पता ही नहीं है कि क्या इनकी सोच है, इसलिए तो उन्होंने राम मंदिर का न्योता ठुकरा दिया। इनके संस्कार ही वो नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं ममता दीदी के बारे में, जो कि एक बोल्ड और एक बहुत ही पुरानी लीडर है। आपने बिल्कुल ठीक है, वो बोल्ड भी हैं, पुरानी भी है, ठीक है, और वो काफी सक्सेसफुल भी हैं बंगाल की पॉलिटिक्स के अंदर। लेकिन अब की बार उनकी सीटें कम होने जा रही है, बीजेपी की सीटों की बढ़ोतरी होने वाली है बंगाल के अंदर। पिछली बार से कम बीजेपी को 5 सीट एक्स्ट्रा मिलने वाली है बंगाल के अंदर, जो कि सारे सर्वेज भी ये बात बोलते हैं, और मेरे को भी ऐसा ही लगता है। क्या उनका वहाँ पे रुतबा कम होने वाला है? नहीं, एक्चुअली क्या है, जब आप असेंबली सीट की बात करते हैं ना, तब उसके अंदर कॉन्स्टिट्यूंसी छोटी होती है, ठीक है। शायद आपको ये नहीं मालूम बात अब तक कि 50 से 60 बांग्लादेशी लोग बंगाल के अंदर रह रहे हैं, ममता बनर्जी की छत्र छाया में रह रहे हैं। 50 से 60 हजार लाख, 50 से 60 लाख 50 से 60 लाख लोग बांग्लादेश से आए हुए हैं बंगाल के अंदर। उनके आधार कार्ड बन चुके हैं, उनके राशन कार्ड हाँ, बन मैंने चुके हैं। पढ़ा था 500 रुपए में आधार कार्ड बन जाते हैं। तो जो लोग वहां आकर के बस गए हैं, बांग्लादेश को छोड़ करके जो वहां आकर के बस गए हैं, वो सब इनका वोट बैंक है, ममता बनर्जी का वोट बैंक है वो। तो इनको हराना इतना आसान नहीं है। लेकिन फिर भी अब वहाँ के जो इंडिया के लोकल लोग हैं ना, वो समझ गए हैं कि ये कितनी एंटी इंडिया एक्टिविटीज क्या हो रही है। इसीलिए इनको जय श्री राम से प्रॉब्लम होती है? बिल्कुल होती है, क्योंकि इनका तो पूरा वोट बैंक ही मुस्लिम है, इनको तो राम के नाम से प्रॉब्लम है। बिल्कुल इनको प्रॉब्लम होती है इस बात से। मैंने कभी भी इनका कोई न्यूज में देखा है और वो भड़की हुई दिखती हैं, ए यहाँ नहीं बोलने का, ए तू उधर से जा। वो उनका एक मैंने ये फ्लो सुना है, लाइक वो ऐसे बोलती हुई दिखती हैं। किसी ने जय श्री राम का नारा लगाना शुरू किया, उनको प्रॉब्लम होती है। उनको प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, क्यों प्रॉब्लम है? एक्चुअली समझे नहीं आप मेरी बात, उनकी साइकोलॉजी ऐसी है। अरे कोई राम का नाम ले रहा है ना, आप भी लो जय श्री राम। वो खुद को भूल चुके हैं कि खुद भी कभी हिंदू हुआ करती थी। जो इंसान खुद को ही भूला बैठा है, तो वो दूसरों के बारे में क्या सोचेगा। बाकी बंगाल का हाल बहुत बुरा है, बहुत बुरा हाल है। इंडस्ट्री जीरो है, अराजकता इतनी फैली हुई है, आप सोच भी नहीं सकते। पीछे मैंने सुना कि बॉर्डर सील करने की कोशिश करते हैं, नहीं हो पाते हैं क्योंकि सरकार सपोर्ट नहीं करती नहीं, बड़े पोरस बॉर्डर है वहाँ पे, बॉर्डर सील हो भी नहीं सकते वहाँ पर। लेकिन बंगाल जैसे इतनी वहाँ पे आबादी है, सब कुछ है, उसके हिसाब से बंगाल की इकोनॉमी, मतलब बगैर गवर्नमेंट के, सेंट्रल गवर्नमेंट के सपोर्ट पे बंगाल की इकोनॉमी चल ही नहीं सकती। अंग्रेजों के टाइम की कैपिटल ऑफ इंडिया है। हाँ जी, तो आप समझिए, जिसको एक टाइम पे फाइनेंशियल स्टेट कहा जाता था। एक्चुअली क्या है, बंगाल एक तो उसकी लोकेशन बहुत अच्छी है, ठीक है ना, नो डाउट अबाउट इट। समुद्र से भी जुड़ा हुआ है बंगाल, ठीक है, और कलकत्ता वहाँ की कैपिटल थी, और नॉर्थ ईस्ट से भी जुड़ा हुआ है, ऊपर की तरफ से जुड़ा, तो उसकी एक टेरिटोरियल उसको एडवांटेज थी। लेकिन वहाँ के नेताओं ने, पहले सीपीआई सीपीएम था, लेफ्ट के नेता थे वहाँ पर, वो भी एंटी इंडस्ट्री थे, और ये भी एंटी इंडस्ट्री है। तो इन लोगों ने कभी इंडस्ट्री को पनपने नहीं दिया वहाँ पर, इसलिए वहाँ के लोगों को रोजगार नहीं मिल पाया। वहाँ के लोग यही घटिया पॉलिटिक्स के अंदर इन्वॉल्व रहे हमेशा। कभी
इसलिए इतनी गरीबी इतनी ज्यादा है बंगाल के अंदर। क्यों? क्योंकि वहाँ पे इंडस्ट्री नहीं है। आज भी वहाँ पे हाथ रिक्शा चलती है, हाथ गाड़ी चलती है, वही पुरानी पीली टैक्सी हैं। देखिए केरल और बंगाल दोनों ही लेफ्टिस्ट स्टेट रही हैं शुरू से, और लेफ्ट वाले रहे हैं हमेशा से एंटी इंडस्ट्री, इसलिए इंडस्ट्री यहाँ पर पनप ही नहीं पाई कभी। ऐसे और भी बहुत सारे नेता हैं ऑपोजिशन अलायंस से, हाँ जी, जिसका नाम इन्होंने अभी रिसेंटली INDIA रखा है। हाँ जी। अब मेरा इसी पे आपसे सवाल आता है, क्या ये प्रैक्टिकली फिजिबल है, या फिर संविधान इसको अलाउ करता है कि आप एक पार्टी का नाम, एक अलायंस का नाम जो है भारत के नाम पे रख सकते हैं? देखिए इसमें कॉन्स्टिट्यूशन का कोई रोल नहीं है, ठीक है। इन्होंने अपने अलायंस का नाम लिखा INDIA, इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस, ठीक है। तो इंडी अलायंस, इन्होंने उसका नाम इंडिया दिया, इन्होंने इंडिया अलायंस बोला, हालांकि वो इंडिया अलायंस है। तो नरेंद्र मोदी ने उसका नाम इंडिया अलायंस से चेंज करके इंडिया अलायंस कर दिया, और मीडिया भी अब उनको इंडिया अलायंस ही बोलती है। उनका जो इंडिया नाम है कहीं भी रजिस्टर नहीं हुआ है। अच्छा। हाँ, वो अपने खुद बोलते रहते हैं, लेकिन उसको कोई रजिस्टर नहीं हुआ है, तो उसको एज ए इंडिया अलायंस ही बोला जाता है। और वो भी इंडिया अलायंस के हैं, उसके अंदर खुद में इतने आपस में इनके झगड़े हैं, आपस में इतने भेदभाव हैं, तो एक तरीके से वो नाम ही रह गया, वो अंदर से टूट चुकी है। आज तक ये नहीं पता अलायंस में कितनी पार्टीज हैं, कितनी पार्टी नहीं है। जो अलायंस में पार्टीज है वो खुद ही एक दूसरे के खिलाफ लड़ रही है। एग्जैक्टली। तो इसका कोई सर पैर नहीं है, और वो 4 जून के बाद ये हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी, हकीकत सामने आ जाएगी ना, हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। इंडिया अलायंस जो भी इनकी बनी हुई है, नाम की भी बनी हुई है, वो भी खत्म हो जाएगा। क्या फ्यूचर देख रहे हैं आप कांग्रेस का? देखिए फ्यूचर तो मेरे को तो बहुत ही ब्लीक दिखता है इनका, बड़ा ही खराब फ्यूचर दिखता है। और वो जो फ्यूचर इनका है वो इनके कर्मों के फल के हिसाब से है, जो इन्होंने पीछे ऐसे कार्य किए हैं। 40 पहले कुछ का उल्लेख तो आप अभी करते हुए आए हैं, जैसे मैंने आपको राम सेतु, अब मैं आपको एक ऐसी बात बताता हूँ, आपको सुन करके इतनी हैरानी होगी। इन्होंने राम मंदिर का न्योता ठुकरा दिया, वापस दे दिया। वहां पर सदियों से एक भव्य राम मंदिर पहले ही बना हुआ था, अब खुदाई के अंदर उसके अवशेष भी मिले हैं, बना हुआ था, बिल्कुल मिले हैं। बाबर ने आकर के उसको तोड़ दिया और वहां पर मस्जिद का निर्माण जग जाहिर है मंदिर के ऊपर, ठीक है। उस बाबर की कब्र कहाँ बनी हुई है? अफगानिस्तान के अंदर बनी हुई है। अच्छा। 1959 में जवाहरलाल नेहरू, 1968 में इंदिरा गांधी, और लेटेस्ट सन 2005 के अंदर जब मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर थे, मनमोहन सिंह, राहुल गांधी और तब के इनके फॉरेन मिनिस्टर नटवर सिंह, ये तीनों अफगानिस्तान में बाबर की मजार के ऊपर माथा टेकने के लिए गए थे। सोच सकते हैं आप, इनको राम मंदिर का न्योता तक पसंद नहीं आया, और ये बाबर की मजार पर मत्था टेकने के लिए गए थे। और ये मैं नहीं कह रहा, आप अभी अपना फोन खोलिए, देखिए इंटरनेट पे आपको उनकी फोटो दिख जाएगी, वो मजार पे मत्था टेकते हुए। तो ये इनकी असलियत है। मतलब हमें कोई दिक्कत नहीं है, आप किसी मज़ार में मत्था टेकने जाओ, लेकिन जिस इंसान ने आपके राम मंदिर को ध्वस्त करके जी अपनी एक वहाँ पे मस्जिद बनाई हो जी, आप उसको मत्था टेकने जा रहे हो, तो उससे ये पता लगता है कि आपकी सोच क्या है। और जब दोबारा राम मंदिर निर्माण हुआ, उसके अंदर आप उसका न्योता आपने अस्वीकार कर दिया, अस्वीकार कर देते हो आप, आपकी सोच पता लगती है। और फिर आप ये बोलते हो कि ईवीएम है क्या? जब आप ऐसी हरकतें करते हैं तो ईवीएम अपने आप ही हैक हो गई, अपने आप हैक हो गई ना। ईवीएम क्या है? ई से ईमानदार, वी से विचारवान, एम से मतदाता। तो ईमानदार विचारवान मतदाता है, वो सब देख रहा है, उसे पता है सब क्या है। आजकल सब जग जाहिर है, सब आपके फोन में सारी इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन की बाढ़ है आपके पास में, आपको सब असलियत दिख रही है आज की डेट। ये इनफैक्ट आप ये वक्फ बोर्ड के ऊपर क्या प्रक्रिया करना चाहेंगे? देखिए वक्फ बोर्ड ये भी इन्हीं की देन है, ये कांग्रेस सरकार की ही देन है। 1954 में वक्फ बोर्ड का निर्माण हुआ था। हाँ जी। इसका निर्माण क्यों हुआ था वक्फ बोर्ड का? कि जब जैसे पार्टीशन हुआ था तो इंडिया से जो मुसलमान थे वो पाकिस्तान चले गए, पाकिस्तान से हिंदू यहाँ पर आ गए थे, ठीक है। तो जो मुसलमान यहाँ से चले गए थे, अपनी प्रॉपर्टीज यहाँ छोड़ के चले गए थे, ठीक है। तो उन प्रॉपर्टीज के लिए एक बोर्ड बनाया गया था, वक्फ बोर्ड। उसका काम यही था सिर्फ कि जो लोग मुसलमान लोग यहाँ से प्रॉपर्टीज छोड़ करके चले गए, उनकी प्रॉपर्टी के लिए संभालने के लिए एक बोर्ड बन जाए, सिर्फ इतना रोल था उसका, ठीक है। लेकिन संभालना एज इन की मतलब उनके ऊपर कोई दूसरा कब्जा ना करे। कौन दूसरा? इनको था कि शायद पहले वो लोग वापस आएंगे, जो लोकल लोग जो इंडिया में रह गए थे लोग, दूसरे उनके भाई बंद जो नहीं गए थे पाकिस्तान, वो लोग कब्जा ना कर ले, उनको संभालने के लिए वक्फ बोर्ड बनाया गया था उस टाइम पर। लेकिन बाद की सरकारों ने क्या किया, इन्होंने अपनी मुस्लिम अपीसमेंट पॉलिसी के अंदर 1995 में इन्होंने ऐसे सेक्शन ऐड कर दिया वक्फ बोर्ड के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। वक्फ बोर्ड का सेक्शन नंबर 3 है 1995 का, उसमें इन्होंने ऐसी पावर दे दी वक्फ बोर्ड को कि वक्फ बोर्ड किसी भी प्रॉपर्टी को पूरे इंडिया के अंदर अपनी समझ से सिर्फ ये बोल सकता है कि मेरी प्रॉपर्टी है, तो आप उसको कंटेस्ट नहीं कर सकते किसी भी कोर्ट के अंदर,
वो प्रॉपर्टी उसकी हो गई। आप सिर्फ कंटेस्ट कर सकते हो उनके वक्फ ट्रिब्यूनल कोर्ट के अंदर, जो इन्हीं का अपना है। और 2013 में जबकि मनमोहन सिंह की सरकार थी, उसमें तो एब्सोल्यूट पावर दे दी गई वक्फ बोर्ड को कि इनके खिलाफ ना तो कोई एक्शन हो सकता, ये किसी भी प्रॉपर्टी पे कब्जा कर सकते हैं पूरे इंडिया के अंदर। कल को बोल देंगे पार्लियामेंट हाउस हमारा है, तो कहते पार्लियामेंट हैं, इनका है। मैंने पढ़ा कि कहते सेंट्रल विस्ता की जमीन वक्फ बोर्ड की है, हाँ सुप्रीम कोर्ट जिस जमीन हाँ, पे वो बना हुआ है इनका वो वक्फ बोर्ड का है, अंबानी का घर इनका है, अंबानी का घर अंबानी भी का घर मेरा है। इन्हीं का। और केजरीवाल जैसे नेता कहते हैं कि मैं घर दिलाऊंगा आपका, घर ऑफिस दिलाऊंगा, सोचिए बताओ। ऑफिस। तो ये वक्फ बोर्ड को जो पावर्स दी गई है, ये मुस्लिम अपीजमेंट की एक इतना एक बेहतरीन एक नमूना है ना। 8,54,509 प्रॉपर्टियां हैं वक्फ बोर्ड के नाम पर इंडिया में। 8 लाख एकड़ से ऊपर की मैंने जमीन पढ़ा, है। मतलब कहते हैं कि ये थर्ड लार्जेस्ट लैंड बैंक ओनर है हिंदुस्तान के, आफ्टर रेलवेज एंड और आर्मी। आर्मी। इंडियन आर्मी नंबर 1, मतलब नंबर 2 पे रेलवे, नंबर 3 पर ये। सोचने वाली और बात है इनकी एक यार। भी, इनका खुद अपना कुछ नहीं इसमें कमाया हुआ। तो आप ये सोचिए, कई मंदिरों की जमीन भी बताते हैं वक्फ बोर्ड की है, और शायद जो कि आपको हजारों साल पुराने मंदिर हैं। 2013 की जो आपको बात कर रहा हूं मैं, हाँ जी। इन्होंने बोल दिया 6 तमिलनाडु के गांव ये वक्फ बोर्ड के अंडर आ गए। और जिसमें पुराने पुराने मंदिर बने उसके हुए अंदर हैं। एक मंदिर 1500 साल पुराना मंदिर है, बताओ, एक प्राचीन मंदिर है, वो भी इनकी प्रॉपर्टी हो गई। कैसे हो गई इनकी जब प्रॉपर्टी? तक इन्होंने हिंदुस्तान में इन्वेड भी नहीं किया था, उससे कई साल पुराना मंदिर। आप ये सोचिए ना, तो ये ऐसा ऐसा बोर्ड को ऐसी पावर कैसे दे दी गई? किसने दी ऐसी पावर? कितना गलत है ये। अब ये सब उजागर हो गया, सब सामने आ रहा है। और मैं तो चाहूंगा नई सरकार आए, इस वक्फ बोर्ड की पावर्स को कैंसिल करना चाहिए, उनको पावर्स इनकी वापस ले लेनी चाहिए। बिकॉज इनका मिसयूज हो रहा है, बहुत ज्यादा मिसयूज हो रहा जिस है। भी चीज का मिसयूज हो रहा है वो एग्जिस्ट नहीं करनी चाहिए। वक्फ बोर्ड को कैंसिल कर देना चाहिए मेरे हिसाब से। और ये जो फैसला लिया गया था ना, ये सरासर गलत था। ये जो होता है ना कि उनको पता था हम अब राजनीति में तो आएंगे नहीं बहुत लंबे टाइम के लिए, तो जाते जाते ऐसा काम कर जाओ जिससे देश के अंदर एक हलचल बनी रहे। और ना ना ना, इन्होंने किया था मुस्लिम को खुश करने के लिए। वक्फ बोर्ड वालों ने इनको बोला कि हम आपको मुस्लिम वोट दिलाएंगे, आप ऐसा एक्ट बनाओ, इन्होंने बना दिया। लेकिन उसके बावजूद भी जीत नहीं पाए, वो अलग बात है। तो ये मैंने बताया ना, मुस्लिम अपीजमेंट पॉलिसी और कुछ नहीं है। और इसको मैं तो चाहूंगा कि मैं तो आग्रह करूंगा नई सरकार जो भी बनेगी कि ऐसे पॉलिसीज को वापस लिया जाए। सुना भी जाएगा। हम चाहते हैं आपके यहाँ से जो सुर निकली हैं ये दूर तक पहुंचे, क्योंकि लॉजिकल है, हमको गलत चीज की मांग नहीं कर रहे। बिल्कुल ठीक बात है, हम लॉजिकल चीज की मांग कर रहे हैं। आप जो बात कर रहे हैं वो टोटली प्रैक्टिकल है, कैसे पावर दे सकते हैं, एजुकेशनल है। बिल्कुल ठीक। और ये बात सुनी जानी चाहिए, इस बात में मैं अभी आपके साथ हूँ। धन्यवाद जी, बिल्कुल। इनफैक्ट कांग्रेस पार्टी के कुछ लीडर्स ये भी कहते हैं कि एक बार हमारी सरकार वापस से आने दो, हम 370 को वापस ले आएंगे। क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है? क्या आप, मैं और इस देश की जनता वापस से 370 लगाने देगी कश्मीर में? क्या आपको नहीं लगता ये देशद्रोहियों की भाषा है? देखिए, आपने जो कहा ना कि प्रैक्टिकली पॉसिबल है, प्रैक्टिकली तो पॉसिबल है, ला सकते हैं। पार्लियामेंट के अंदर उसको पास करना है, वो ला सकते हैं। लेकिन कहते हैं कि ना 9 मन तेल होगा ना राधा नाचेगी। जब ये पार्टी कभी इन्होंने जीतना ही नहीं है, तो ये कभी 370 वापस ला ही नहीं सकते। इनके ऐसे ही जो बयान है, ऐसी जो इनकी भाषण है, ऐसी इनकी सोच है ना, इसकी वजह से ही लोगों ने इनको नकार दिया। जो ये कहते हैं हम 370 को वापस लाएंगे, ये चाहते हैं लाना, क्योंकि इनको मुस्लिम अपीजमेंट करनी है। ये चाहते हैं लाना, लेकिन ये कभी सरकार में आएंगे नहीं, और ना कभी 370 अब वापस आ सकता इंडिया के अंदर। और 370 जाने के बाद कश्मीर के लोग, लोकल लोग बहुत खुश हैं, क्योंकि वो एक टूरिज्म बेस्ड जगह है, इकोनॉमी है। टूरिज्म वहां पे इतना ज्यादा बढ़ गया है, शायद आपको मालूम नहीं है। 2 करोड़ 10 लाख लोग, 21 मिलियन लोग पिछले 1 साल के अंदर कश्मीर में एज अ टूरिस्ट गए हैं। ह्यूज नंबर, विच इज 370 से पहले से अब 7 गुना बढ़ गया। आप ये सोचिए कि जब इतने लोग वहां जा रहे हैं, तो वहां के लोकल लोगों की कितनी कमाई होती है। भयंकर होटल्स हैं, मार्केट्स हैं, टैक्सी है, रेस्टोरेंट्स हैं, पूरी इकोनॉमी घूमती है इनके तरफ। तो सब लोग भी कमाते हैं। अब लोग समझ रहे हैं वहाँ कोई पत्थरबाजी नहीं होती, कोई वैसे आगजनी नहीं होती। छुटपुट को इंसिडेंट होते तो होते हैं, लेकिन आमतौर पर बहुत शांति है। उसके लिए प्रशासन भी सख्त हो गया और खुद अब लोकल लोग सपोर्ट कर रहे हैं। उनको पता है कि भाई देखिए, एट द एंड ऑफ द डे सबको अपनी इकोनॉमिक वो बेटर चाहिए, सबको पीस चाहिए, इकोनॉमिक बेटर चाहिए। तो कश्मीर में वो दिन वापस चाहिए, कश्मीर में वो दिन वापस आ चुके हैं। तभी हमारी फ्यूचर जनरेशन जो है, हमारी अपकमिंग जनरेशन है, वो कश्मीर जाके जन्नत की सैर कर पाएगी। बिल्कुल कर पाएगी। और मैं आपको बताता हूँ, जैसे मैंने आपको बोला कि लोकल लोग वहाँ पे सपोर्ट कर रहे हैं इसको। मेरे खुद के एक दोस्त हैं, उनके 2 होटल हैं कश्मीर के अंदर। अब उन्होंने 2 और बना के अब 4 होटल बना लिए, क्योंकि इतना टूरिस्ट वहाँ पर आ रहा है। वो शुरू से होटल बनाना चाहते थे, लेकिन उनके जो 2 होटल पहले थे वही नहीं चलते थे, वही खाली पड़े रहते थे। तो मुझे खुद बताते हैं कि उनके 4 होटल, 2 उनके श्रीनगर में और 2 सोनमर्ग के अंदर है, 4 होटल उनके।
ऑलमोस्ट फुल रहते हैं टूरिस्ट से, इतना टूरिस्ट जा रहा है कश्मीर के अंदर आज की डेट में। गुड फॉर कश्मीर, गुड फॉर अस, हाँ गुड फॉर इंडिया। गुड फॉर इंडिया और गुड फॉर एवरीवन अराउंड दी वर्ल्ड। हाँ, कश्मीर को हम जन्नत कहते हैं, जन्नत में सबको घूमने को मिलेगा, सबके लिए और अच्छा है। फ्यूचर जनरेशंस थैंक करेंगी मोदी जी को, बीजेपी को, जिन्होंने कि 370 हटा करके वहां पर दोबारा से पीस, खुशहाली वहां पे स्थापित की। अगर मोदी सरकार इस तीसरे टर्म में आती है तो मोदी सरकार क्या क्या ऐतिहासिक फैसले ले सकती है? जैसा प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा भी था कि इस बार अगर हम तीसरे टर्म में आते हैं तो हम ऐसे फैसले लेंगे जो कि आने वाले 100 सालों को प्रभावित करेंगे। तो क्या कहना आपका इस पे? देखिए, मोदी 3.0 में यानी कि थर्ड टर्म के अंदर अच्छे फैसले लिए जाएंगे, बड़े फैसले लिए जाएंगे, लेकिन जो इनका मेन फोकस रहेगा ना, वो रहेगा इकोनॉमी पे, वो रहेगा ग्रोथ पे, वो रहेगा इंफ्रास्ट्रक्चर पे, वो रहेगा डिजिटलाइजेशन पे, वो रहेगा मैन्युफैक्चरिंग पे, वो रहेगा एक्सपोर्ट पे, कि इन सब सेक्टर्स के अंदर कैसे बढ़ावा दिया जाए। क्योंकि जब इन सेक्टर्स में बढ़ावा आएगा ना, तो इंडिया में फॉरेन करेंसी आएगी, इंडिया की अपनी एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, तो इंडस्ट्री रोल करेगी, एम्प्लॉयमेंट रोल करेगी, इकोनॉमी रोल करेगी। तो अगर आप ये सोचेंगे, और ये सब पे ऑलरेडी काम चल रहा है, लेकिन उनका मोमेंटम बढ़ा दिया जाएगा। मोमेंटम बढ़ा देंगे। हाँ, एक बड़ा फैसला जो मेरे को लगता है वो आएगा, वो ही हो सकता है कि पेट्रोल और डीजल, जिसपे कि अभी वैट और सेल टैक्स लगता है, तो वो 55% है आज की डेट में। तो उसको शायद वो सेल टैक्स और वैट से निकाल करके पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के अंदर लाया जाएगा। बट इससे टैक्स कलेक्शन नहीं कम हो जाएगा? नहीं, देखिए, उसमें जब जीएसटी के अंदर लाएगा तो आई थिंक उसको 18% टैक्स होगा। तो पेट्रोल और डीजल के रेट के अंदर कम से कम मेरे हिसाब से 15 से 20 रुपए का फर्क आ जाएगा, कि कम हो जाएगा। ठीक है, उसमें जो टैक्स ज्यादा जाएगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा। तो एक फर्क ये पड़ेगा कि जो स्टेट्स है वो डिपेंडेंट हो जाएगी ज्यादा सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर पैसे के लिए, टैक्स के लिए। अच्छा, ये फर्क पड़ेगा, तो उनकी डिपेंडेंसी सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर बढ़ जाएगी। इससे डेवलपमेंट की रफ्तार पे तो कम काम मतलब बोझ नहीं आएगा ना, बिकॉज अगर सरकारी खजाने में पैसा कम कलेक्ट होगा तो ऑब्वियसली डेवलपमेंट में पैसा कम लगेगा। देखिए, चीजें दूसरे तरीके से काम करती है। अच्छा, मान लीजिए कि पेट्रोल और डीजल का रेट कम हो गया, ठीक है, तो और चीजों पे इसका कैस्केडिंग इफेक्ट आएगा, और बाकी चीजों में भी रेट कम होंगे। ठीक है, तो लोगों के पास पैसा बचेगा। जब इंसान के पास पैसा बचता है ना, तो वो ज्यादा स्पेंड करते हैं, तो इनडायरेक्ट तरीके से टैक्सेस की कलेक्शन अपने आप बढ़ जाएगी। अच्छा, जब भी आपके पास में डिस्पोजेबल इनकम बढ़ती है, तो और उल्टा आप, और साइकोलॉजी इंसान की कहती है कि वो और ज्यादा स्पेंड करता है। अगर आप अभी पेट्रोल पे 5,000 रुपये महीना खर्च करते हैं, और वो अगर आपके 4,000 रह जाएंगे, तो जो 1,000 रुपये है ना, उसमें आप 500 और जोड़ करके आप 1,500 रुपये खर्च करें। ये तो है। तो टैक्सेस का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, टैक्स कलेक्शन बढ़नी ही बढ़नी है। लेकिन अगर आपको ऐसे और कोई अगर ऐतिहासिक, ऐसा हो जाता है तो ऐतिहासिक फैसला होगा, बिकॉज पेट्रोल और डीजल एक मस्ट नीड है जो हाँ लोगों वो के तो बीच में आज के टाइम में हर बंदा गाड़ी से घूमता जी है, जी जी, बाइक बिल्कुल से घूमता है। रोड ट्रांसपोर्टेशन हिंदुस्तान का एक अहम जरिया है। जी जी। बहुत मतलब मेजर मेजर लोग इसी से ट्रैवल करते हैं आज भी। तो आप तभी देखिए ना, तभी तो गवर्नमेंट इतना पैसा खर्च करी है रोड्स के ऊपर, रोड नेटवर्क को बढ़ाने में, करने में। इतना पैसा, दिल्ली मुंबई हाईवे बन रहा है, द्वारका एक्सप्रेस वे आप देख रहे हैं बन रहा है। बट आपको ऐसा नहीं लगता है कि सरकार इस पे ऑलरेडी इथेनॉल पे काम कर रही है? जी अभी गडकरी ने भी कहा था कि हाँ, उनका कहना था कि हम लोग ऐसी टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं जिसमें 100% इथेनॉल पे कार रन कर पाएंगी या फिर व्हीकल जो है वो रन कर पाएंगे। अगले 10 साल के अंदर। हाइड्रोजन बेस्ड हाँ टेक्नोलॉजी हाँ हाँ, लेके आ रहे हैं, ग्रीन बिल्कुल हाइड्रोजन पे बहुत काम बिल्कुल चल रहा है। बिल्कुल। ऐसी टेक्नोलॉजी लेके आ रहे हैं जिसके अंदर इलेक्ट्रिक केबल्स लगाई जाएंगी थ्रू आउट रोड्स और हाईवेज पे लगाई जाएगी, और जिसके चलते आप लाइव इलेक्ट्रिसिटी से गाड़ियों को दौड़ा पाएंगे। देखिए, सब ये पाइपलाइन के अंदर है, लेकिन जो मेजर पहले होगा ना, वो होगा हाइड्रोजन या इथेनॉल वाली गाड़ियाँ। ठीक है ना, इथेनॉल तो सबसे पहले प्राइम प्रायोरिटी इथेनॉल बेस्ड गाड़ी की है। ठीक है, तो उससे कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन भी कम होगी। इंडिया की जो डिपेंडेबिलिटी है दूसरी कंट्रीज के ऊपर गल्फ कंट्रीज पे क्रूड ऑयल पर्टिकुलरली। के लिए, वो कम हो जाएगी। तो इंडिया को तो बहुत फायदा होने वाला है, और दूसरी इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ इतनी बन रही है आज की डेट में। कुल मिला के देखा जाए तो जैसा आपका कहना है, फाइनेंशियल डेफिसिट कम करने पे जोर दिया जाएगा कि हम इंपोर्ट 100%। कम करें, हाँ एक्सपोर्ट ज्यादा से हाँ ज्यादा करें, और जी, कहाँ से हम बचत कर सकते हैं इंपोर्ट वो पे। डेफिसिट ऑलरेडी कम हो रहा है, हर हो साल रहा वो है। कम हो रहा है, लेकिन उसको और तेजी से कम किया जाएगा। हम्म, उसको और तेजी से कम किया जाएगा, उससे इन्फ्लेशन भी कंट्रोल में आएगी। अच्छा, लेकिन ऑपोजिशन तो कह रहा है पिछले 10 साल से इन्फ्लेशन रेट और तेजी से चरम बढ़ रहा है और अपने चरम पे पहुंच गया है। देखिए, पिछले 10 साल के अंदर इन्फ्लेशन, जो एवरेज इन्फ्लेशन रेट रहा है, वो 5.5 से 6% का रहा है, विच इज नॉर्मल। ओके। इंडिया इज अ ग्रोइंग इकोनॉमी। ग्रोइंग इकोनॉमी के अंदर 5.5-6% का इन्फ्लेशन रेट बिल्कुल ठीक है, जायज़ है, और इतना होना ही चाहिए। इन्फ्लेशन कब होता है? जब डिमांड ज़्यादा होती है, सप्लाई कम होती है, तो चीज़ों के रेट बढ़ते हैं।
इन्फ्लेशन बढ़ता है, ठीक है ना। तो ये तो एक ऑलरेडी एक पॉजिटिव साइन है किसी भी इकोनॉमी के लिए कि वहां पे इन्फ्लेशन 5.5-6% का है। अगर ये इन्फ्लेशन रेट 20% के ऊपर हो तो चिंताजनक बात होती है कि इतना इन्फ्लेशन रेट बढ़ गया, इकोनॉमी में कोई प्रॉब्लम है। देखिए 5.5-6% का किसी ग्रोइंग इकोनॉमी के लिए बिल्कुल ठीक है। आपको कहना है पीपल आर डिमांडिंग, दैट्स अ गुड थिंग ना। हाँ, दैट इज गुड, उनका पैसा आ रहा है, डिस्पोजेबल हाँ इनकम आ रही है, वो खरीद रहे हैं चीजों को, तो बिल्कुल। थोड़ा बहुत इन्फ्लेशन बढ़ता है। ऑपोजिशन हमेशा एक बात बोलता रहता है कि बीजेपी ने पूरा का पूरा देश बेच दिया है अडानी और अंबानी के हाथों, और उनका ये भी कहना होता है कि देश के हालात ऐसे हैं कि देश इतने कर्जे में जा चुका है कि उनको ये करना पड़ रहा है, हर एक चीज प्राइवेटाइज करने में लगे हुए हैं। व्हाट्स योर व्यू ऑन ओपिनियन ऑन दिस? देखिए आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है, ठीक है ना। अंबानी और अडानी का कांटा बहुत गहरा चुभा हुआ है ऑपोजिशन के अंदर, उनके पास और कोई नाम नहीं है, बस इनका नाम लेकर के गवर्नमेंट को दर्द टारगेट निकलता रहता करते है थोड़े हैं। थोड़े टाइम में। हाँ, तो इनको एक्चुअली अंबानी अडानी से दिक्कत नहीं है ऑपोजिशन को। इनको दिक्कत है कि अंबानी और अडानी जो ग्रुप है वो मोदी जी को अपना नेता मानते हैं, इनको उस चीज से दिक्कत है, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, अंबानी अडानी का नाम 2021 के बाद से आपने ज्यादा सुना है। उसकी वजह यह है कि 2021 में मुंबई एयरपोर्ट अडानी के कंट्रोल में आ गया, ठीक है। वो कहते हैं कि भी मुंबई एयरपोर्ट गवर्नमेंट ने अडानी को बेच दिया, जो एक परसेप्शन मार्केट में फैलाई जाती है। अडानी ने मुंबई एयरपोर्ट का कंट्रोल लिया है जीवीके, साउथ अफ्रीकन एयरपोर्ट अथॉरिटी और बिडवेस्ट करके कंपनी है, इनके कंसोर्टियम के पास में मुंबई एयरपोर्ट का कंट्रोल था 2006 से। 2006 में कांग्रेस की गवर्नमेंट ने प्राइवेटाइज किया था दिल्ली और मुंबई एयरपोर्ट को, और इन कंपनीज को दिया था। और इसमें एक कंपनी ऐसी है जिसके अंदर चाइना की इक्विटी भी है, तो चाइना का भी रोल था इसके अंदर। तो उल्टा अडानी ने तो इन लोगों से लेकर के अपने कंट्रोल के अंदर किया है मुंबई एयरपोर्ट अगले 20 साल के लिए। देखा जाए तो देश का पैसा देश में ही है आज। देश का पैसा है, लेकिन कहने की बात यह है कि गवर्नमेंट ने नहीं दिया उनको कोई, वो तो उन्होंने किसी प्राइवेट कंपनी से, जिनको कि कांग्रेस की सरकार ने दिया था, उनसे अडानी ने अपने कंट्रोल में लिया, ठीक है ना। और दूसरी बात यह है कि गवर्नमेंट कोई भी अगर अपनी डिसइन्वेस्टमेंट करती है, प्राइवेटाइज करती है किसी भी चीज को, तो वो टेंडर के थ्रू होता है, ठीक है। और वो भी टेंडर होते हैं ऑनलाइन, ठीक है। उसके अंदर तो जो कंपनी ज्यादा बिड करेगी गवर्नमेंट उसको देगी, अगर वो क्वालिफाई करते हैं तो उनको मिलेगा, ठीक है। तो इसके अंदर किसी को फेवर करने की कोई बात ही नहीं है। अब जैसे कहा जाता है कि भाई लाल किला बेच दिया, अब आप ये बात है, गवर्नमेंट ने लाल किला डालमिया ग्रुप को दिया है, टूरिज्म मिनिस्ट्री ने दिया है, सिर्फ रख रखाव के लिए, उसकी ढंग से रख रखाव हो सके, मेंटेनेंस हो सके अगले 5 साल के लिए, जिसके लिए वो 25 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं और नो प्रॉफिट पे काम कर रहे हैं। मतलब वो इससे कुछ कमाएंगे नहीं, वो सिर्फ एज अ हेल्प करने के लिए डालमिया ग्रुप, उसके मेंटेनेंस के लिए, तो उन्होंने इसको प्रोपेगेंडा बना दिया कि लाल किला भेज दिया। अब ये देखिए, कोई भी गवर्नमेंट, कोई भी पॉलिटिकल जो नेता होता है ना, उनको कभी भी अपने कंट्री के बड़े इंडस्ट्रियल ग्रुप्स को टारगेट नहीं करना चाहिए। बड़ी अच्छी बात है ना, सरकारी काम जब होते हैं, आपके डिपार्टमेंट के लोग लगते हैं, पैसा ज्यादा खर्च होता है, आउटपुट इतना अच्छा आता नहीं है, फिर आप बोलते हो कि यार सरकार अच्छा काम नहीं करती है। अब प्राइवेट कंपनी को काम देने का मतलब है कम पैसे में ज्यादा मेहनत करेंगे, ज्यादा अच्छा आउटपुट निकलेगा। प्राइवेटाइजेशन का मतलब क्या है? जितनी भी वर्ल्ड की डेवलप्ड कंट्रीज है, गवर्नमेंट के पास में एक भी इंडस्ट्री नहीं है। गवर्नमेंट का काम है लॉ एनफोर्स करना, गवर्नमेंट का काम नहीं है कंपनियां चलाना, ठीक है। यू आर गिविंग वर्क टू द बेस्ट पीपल एंड मेकिंग देम आंसरेबल। इससे अच्छी तो बात ही नहीं हो सकती। अब इंडिया में क्या है, गवर्नमेंट की जो कंपनी थी, BSNL थी, 6,791 करोड़ का कर्जा, MTNL 2,800 करोड़ का कर्जा, एयर इंडिया हजारों करोड़, मतलब अरबों करोड़ रुपए गवर्नमेंट इन पे खर्च कर रही है। तो इससे बेटर है इनको बेच करके उससे जो पैसा है उसको इंडिया की डेवलपमेंट में लगाया जाए ना। तो डिसइन्वेस्टमेंट तो पॉलिसी तो बहुत अच्छी पॉलिसी है कि जो नॉन ऑपरेशनल, मतलब जो नुकसान दे रही है कंपनी, उनको बेच करके उस पैसे को दूसरी जगह इस्तेमाल किया जाए। तो इसमें, और जो कंपनी खरीद रही है वो प्रॉपर प्रक्रिया से खरीद रही है, ओपन टेंडर से खरीद रही है, तो इसके अंदर फेवरेटिज्म की तो कोई बात ही नहीं है। बाकी है कि प्रोपेगेंडा तो बना ही जाते हैं, ऑपोजिशन के पास कोई और मुद्दे नहीं है तो वो प्रोपेगेंडा बनाते हैं अंबानी अडानी के नाम का। अब आप ये देखिए, आंध्र प्रदेश, ये तेलंगाना के अंदर तो कांग्रेस की सरकार है, अडानी को राहुल गांधी रात दिन उल्टा सीधा बोलते हैं, कर्ज करते हैं। अभी उन्होंने 12,500 करोड़ का प्रोजेक्ट लगाया है तेलंगाना के अंदर, जो कि कांग्रेस की सरकार के साथ मिलकर लगाया, उनके साथ ही टाइप करके लगाया, और ये उन्हीं को गाली देते हैं। अडानी ग्रीन करके जो उनकी कंपनी है, उन्होंने रन ऑफ कच्छ में, गुजरात में, वर्ल्ड का सबसे बड़ा रिन्यूएबल एनर्जी का प्लांट लगा रहे हैं। मैंने उसके बारे में पढ़ा। खड़वा करके जगह है, कितने एरिया के अंदर, 5 टाइम्स ऑफ द साइज ऑफ पेरिस, पूरे मुंबई सिटी जितना बड़ा, उसके अंदर 30 गीगावाट पावर पैदा होगी, 30 गीगावाट, विच इज इक्वल टू कि पूरे न्यूयॉर्क सिटी को सिर्फ सोलर एनर्जी पे चला रहे हैं। तो इतने बड़े बिजनेसमैन इतना काम कर रहे हैं,
और 58 लाख मिलियन CO2 का एमिशन कम होगा सिर्फ उस प्रोजेक्ट की वजह से, जो कि ग्लोबली एक अच्छा इम्पैक्ट क्रिएट करता है। सोचिए तो बिकॉज कितने आप कार्बन ग्लोबल फुटप्रिंट्स एमिशन कितना कम कर रहे हैं। कार्बन एमिशन कम हाँ, कर रहे हो। तो आप ये तो ऐसे लोगों को आप गाली दे रहे हो, रात दिन गाली दे रहे हो। दे आर डूइंग एवरीथिंग फॉर द बेटरमेंट ऑफ द कंट्री। आप देखेंगे अरे कभी भी एक देश के अंदर बड़ी कंपनीज का होना बहुत जरूरी है। आप यूएस को हर उठाएंगे तो कंट्री में, हर वहां पे कंट्री कुछ में। बड़ी कंपनीज जी हैं जो जी कि जी, देश में बिल्कुल बहुत सहयोग करती है। बिल्कुल ऐसे अगर देश में हमारी बड़ी कंपनीज होंगी तो हम तरीके से डिपेंडेंट रहेंगे बाकी आप कंपनियों देखें पे। ना कितनी एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं, सिर्फ अंबानी और अडानी ग्रुप मिल करके 32,000 करोड़ का टैक्स भरते हैं इंडिया में। आप छोटी सी चीज ये देख सकते हैं कि जब हम लोग बात करते हैं कि आज हम लोग आत्मनिर्भर हो गए हैं, जी। हम लोग चीजें खुद बना रहे हैं, हाँ, मेक इन इंडिया, हाँ, मेड इन इंडिया, वो सक्सेसफुल क्यों है? बिकॉज हमारे पास ऐसी कंपनीज हैं हाँ, तो जो प्राइवेट बना कंपनीज पा बना रही रही है, हैं। सब प्राइवेट कंपनीज बना रही है, बिल्कुल ठीक बात है। इस बार के इलेक्शन के अंदर मैंने एक मजेदार बात ये देखी, पहले जब इलेक्शन होते थे तो कैंपेनिंग शुरू हो जाती थी, जगह जगहों पे रैलीज होती थी, प्रचार होते थे, फ्लैग्स लगाए जाते थे, बिल्ले डिस्ट्रीब्यूट किए जाते थे, पैम्पलेट डिस्ट्रीब्यूट होते थे, कैप्स बनाई जाती थी, मतलब जी इतना जी। कुछ फिजिकल एडवर्टीजमेंट होती थी। इस बार सब गायब है। क्या इलेक्शन कमीशन सख्त हो गया है या फिर सबने पहले से ही मान लिया कि आएगा तो मोदी ही? नहीं, इसमें दोनों ही बातें नहीं एक्चुअली। इलेक्शन कमीशन का सख्त है, लेकिन जो बड़े शहरों के अंदर और जो थोड़ा सा बोलते हैं ना कि पढ़े लिखे लोग हैं ज़्यादा, जो वो वाला वोटर है, ठीक है, जो ज़्यादा नॉलेजेबल है, उन सबको जो टारगेट करने का गवर्नमेंट ने तरीका है ना, पैसा आपको शायद मैं बता दूं, लास्ट इलेक्शन के अंदर सब मिला करके प्राइवेट मतलब पार्टीज का पैसा मिला के, गवर्नमेंट का पैसा मिला के, इलेक्शन कमीशन का पैसा मिला के 60,000 करोड़ रुपया खर्च हुआ था पिछले इलेक्शन में 2019 में। और अब की बार मजे की बात यह है कि इस इलेक्शन के अंदर इतना बड़ा टोटल मामला, मिला करके 1,35,000 करोड़ खर्च हुआ है, क्या बात कर रहे जो हो? पिछली बार के डबल से भी ज्यादा है। कांट इवन इमेजिन दिस। और आप सोच रहे हो कि पैसा कम खर्च हुआ है, लेकिन पैसा वो दूसरी चीजों में डाइवर्ट कर दिया गया सिर्फ इलेक्शंस में 1.5 जी लाख करोड़ रुपए खर्च जी, हो जाता इतना है। खर्च हुआ है। लेकिन उसमें से बहुत सारा पैसा तो सोशल मीडिया में गया है कि अब जो टारगेटिंग हो रही है ना, सारी सारी पार्टियां वो अपने वोटर्स को सोशल मीडिया से टारगेट कर रही है। तो जो सोशल मीडिया पैसा लग रहा है ये तो एक तरीके से फॉरेन कंपनीज को जा रहा है जो कि यूएस से ऑपरेट तो करती है। कोई बात नहीं, जो जो भी सोशल मीडिया फॉलो कर रहा है तो गवर्नमेंट को तो मतलब पार्टी तो टारगेट करेंगी उसको, जिस भी सोशल मीडिया पे है। लेकिन अक्रॉस ऑल सोशल मीडिया सब पार्टी ने बहुत पैसा खर्च किया है। लेकिन जो दूसरे गांव देहात वगैरह है या रूरल एरिया है, उसके अंदर आज भी रैलीज बहुत हुई है, पोस्टर बटे हैं, कैप्स बनी है, ऐसा नहीं, दोनों का मिक्सचर है। हाँ, मतलब मल्टीपल तरीके से, जहाँ पे हाँ, सोशल दोनों मीडिया तरीके से का जी माध्यम जी था जी, वहाँ वो यूज बिल्कुल किया गया, जहाँ बिल्कुल। फिजिकल। जहाँ बड़ी बड़ी रैलीज भी हुई हैं, हाँ सब जी, कुछ हुआ है, दोनों तरीके से हुआ है। लेकिन सोशल मीडिया में बहुत पैसा गया आपकी बात। क्योंकि हम दिल्ली जैसे शहर में हैं जहाँ पे हाँ, सोशल इसलिए मीडिया एक बहुत बड़ा माध्यम है तो उसी जी का जी फॉलो जी, किया गया है। बिल्कुल बिल्कुल। बड़े शहरों के अंदर ये चीजें कम हुई हैं, लेकिन छोटे सेंटर्स में आज भी ट्रेडिशनल तरीके से एडवर्टाइजमेंट हुआ है। और लेकिन फिर भी देखिए मजे की बात कहता हूँ कि ऑपोजिशन का एक आरोप रहता है, काफी लोग आरोप रहता है कि हमें तो पिछले 10 साल के अंदर ना कोई डेवलपमेंट दिखी नहीं, मोदी गवर्नमेंट की कोई डेवलपमेंट नहीं दिखी। तो इसके बारे में मैं एक ही बात कहूंगा, जो ये कहता है ना कि उसको 10 साल में हिंदुस्तान में विकास नहीं दिखा, तो उस इंसान को जल्दी से जल्दी बिना देरी करे अपने नेत्र दान कर देने चाहिए। कम से कम 2 किसी अंधे का लोगों को भारत देखने का मौका तो भारत मिलेगा, देखने विकसित का भारत देखने का मौका तो मिलेगा कम से कम। क्या गजब बात बोली है आपने। कोई जिसको इतना होने पर भी जिसको विकास नहीं दिखा, उसको विकास नहीं नहीं दिख दिख रहा, सकता। किसी का तो भला हो भैया, आपको तो दिखना नहीं है ना, आपको नहीं दिख रहा कि 2 लोगों को तो दिखेगा कम से कम। किसी का तो भला हो। इनफैक्ट कैंपेनिंग की बात चली रही है तो डिजिटल इंडिया कैंपेन मोदी सरकार ने शुरू किया था। जी सोशल मीडिया डिजिटलाइज हो गया, उसका बड़ा रोल जो है ना इसी सरकार का है। और इसी के चलते आज मैं अगर आपसे एक बात बोलूँ ना, आपने देखा होगा कि इनकी कैंपेनिंग कितनी सॉलिड होती है, ये लोग ना हर इंसान के मन में उतर जाते हैं। 2014 में जब इलेक्शन हुए तो एक स्लोगन डाला गया था कि इस बार मोदी सरकार, वो कैंपेन हर घर तक पहुंच गया था, हर जन तक पहुंच गया था। फिर आया 2019 के इलेक्शन, 2019 के इलेक्शन में चलाया गया हर हर मोदी, घर घर मोदी, फिर एक बार मोदी सरकार। जी तो ये जो स्लोगन डालते हैं ना रिपीटेटिव, हर इंसान के दिमाग में पहुंच जाते हैं, ये सबसे बड़ी कैंपेनिंग होती है इनकी। तो मतलब ये सोशल मीडिया का भी यूज कर रहे हैं, ये स्लोगन्स का भी यूज कर रहे हैं, ये फिजिकल मार्केटिंग भी कर रहे हैं, माइक्रो मैनेजमेंट बहुत सॉलिड है। ये लोग इस चीज पे बहुत महत्व देते हैं। तो मैंने खुद देखा है 2024 में इस बार फिर से इस स्लोगन को, मतलब एक ही स्लोगन है 2014 वाला, 2019 वाला, अब उसकी कंटिन्यूटी क्या आती है, अब की बार 400 पार, जी स्लोगन वही है जी लेकिन उसमें राइम ऐड कर देते हैं, नई लाइन ऐड कर देते हैं। और जी। मतलब ये बड़ी मजेदार बात है इसकी। ये तो इस बात से तो आप भी एकदम एग्री करेंगे। देखिए, मैं आप सही कह रहे हैं
कि इनकी मार्केटिंग अच्छी है, स्लोगन अच्छे हैं, लेकिन अगर स्लोगन खाली खोखले होंगे ना तो काम नहीं करेंगे। अगर उनके पीछे काम नहीं होगा ना तो लोगों को आप पागल नहीं बना सकते। अगर आपका काम भी अच्छा है, आपके स्लोगन भी अच्छे हैं, तो सोने पे सुहागा है। सोने पे सुहागा। तो अगर ग्राउंड लेवल पर काम नहीं होगा ना तो ये कोई स्लोगन काम नहीं करेगा। लेकिन इनका, मोदी सरकार का ग्राउंड लेवल पर बहुत अच्छा काम है, जिसकी वजह से स्लोगन्स भी काम करते हैं। जैसे पीछे कांग्रेस खुद हेल्प कर देती है इनकी कई बार। कांग्रेस ऐसे ऐसे काम करती है कि बीजेपी सही की कह ना रहे जाने में मदद हो सही जाती सही है। इनके नेता ऐसे बयान दे देते हैं। ऐसे बयान देते हैं। अब जी छोटी सी बात ले लीजिए, बीजेपी है, जी वो परिवारवाद हटाना चाहती थी, तो जी वो हमेशा अपने कई बार जाती थी ना, अपनी रैलीज में एक बात बोल देती है कि हम परिवारवाद को खत्म करना चाहते हैं इस सही है। देश से। निशाना कोई भी है, लेकिन जी जी पॉलिटिकल निशाना है। जी कांग्रेस क्या है, या फिर कोई और ऑपोजिशन पार्टी, वो व्यक्तित्व पे ले जाते हैं एकदम से, जी और वो एक आइडेंटिटी पे निशाना मारते हैं जी सीधा। जी जी जैसे लालू जी का बयान आया, हम्म, अ बुड़बक, हम्म, अरे ये कौन बोलेंगे जिनका खुद का परिवार नहीं। सही बात है। तो अब ये चीजें शोभा नहीं देती एक बिल्कुल ठीक कह इस रहे हैं। लेवल के लीडर को। बिल्कुल ठीक है। ये आप एक इंडिविजुअल पर्सनैलिटी पे वार कर रहे हैं, आइडेंटिटी पे वार कर रहे हैं। ठीक है। फायदा क्या हुआ बीजेपी को, आपको पता है। हाँ, बीजेपी ने उस कैंपेन को अपने फायदे के लिए उसको मोल्ड कर दिया और उन्होंने कैंपेन चला दिया कि मैं भी मोदी का परिवार, ठीक है ना। तो इस तरह करके लोगों को जोड़ दिया। और आप भी जानते हैं ऐसे कितने तरीके के नहीं, इन्होंने। और नरेंद्र मोदी तो खैर इस चीज के अंदर, बीजेपी इस चीज में बहुत एक्टिव है। जैसे मणिशंकर अय्यर है, उन्होंने एक बार बयान दिया था इलेक्शन के टाइम पर कि मोदी तो बड़े नीच आदमी है। बताओ। तो उस पर मोदी जी ने बोला कि मतलब मेरे को, मेरी जाति को गाली दे रहे हैं कि मैं अदर बैकवर्ड कास्ट का हूँ। तो उन्होंने उस कैंपेन को उस तरह से मोल्ड कर दिया। तो इनको तो ऐसे शब्द इस्तेमाल करने से पहले सोचना चाहिए कि सामने है कौन। और दूसरा, वैसे आपको एक बात बता दूंगा नरेंद्र मोदी के बारे में, जो भी ये आपको मैं एस्ट्रोलॉजी की बात बता रहा हूँ। नरेंद्र मोदी की जन्म कुंडली के अंदर एक इतना जबरदस्त योग है, उसको बोलते हैं शत्रुहंता योग। शत्रुहंता योग का मतलब है कि जो भी इनको अपना शत्रु मानेगा उसका अपना विनाश हो जाएगा। आप हिस्ट्री उठा करके देख लीजिए, जो भी नेताओं ने नरेंद्र मोदी को अपना दुश्मन मान करके, एक तो होता है कि पॉलिटिकल वो करना, एक होता है कि दुश्मन मान करके उनके खिलाफ काम किया है, बोला है, वो लोग अपने आप बर्बाद होते चले गए। आप हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, आपको दसियों नाम मिल जाएंगे ऐसे। तो इनको तो वो सपोर्ट भी है नरेंद्र मोदी को। तो मैं तो सबको यही बोलूंगा कि इनको अपना शत्रु मत मानिए, दोस्त बना लो। दोस्त बना करके काम करिए। दोस्त बना लोगे कोई, तो हाँ, अगर कोई वैसा काम के ऊपर, कोई मतलब विचारों के ऊपर या मुद्दों के ऊपर भेदभाव है तो उसकी बात करिए, लेकिन इनके ऊपर पर्सनल अटैक करने से पहले सोचिए। लालू प्रसाद यादव जी को अभी जेल में एडमिट हुए थे, जेल में तो रहे हैं, अभी हॉस्पिटल में एडमिट हुए थे। हाँ, ये सीरियस मेडिकल प्रॉब्लम सीरियस रही मेडिकल है। प्रॉब्लम हुई थी, तो ये मैं लेकिन ये वही कह बाज रहा नहीं आ रहे हैं अभी भी। तो मैं तो ये बोलूंगा नरेंद्र मोदी को अपना दुश्मन ना माने, मुद्दों की लड़ाई करे, लेकिन पर्सनल लेवल पर दुश्मन ना माने। केजरीवाल कितना उल्टा सीधा बोलते हैं कि पूरी पार्टी खत्म होने को है। केजरीवाल जी का तो आपके सामने ही है कि कितने बड़े बड़े घोटाले वो फंस चुके हैं, और उनके ऑलरेडी भी घोटाले अब और सामने आ रहे हैं। कांग्रेस थोड़ा सोच समझ के बोलती है अभी। नहीं, उनके कुछ नेता हैं जिनको नहीं पता हमने क्या बोलना है। उनका खुद का पार्टी से देखिए, अस्तित्व खत्म कोई हो भी जाएगा। पार्टी है, पर्सनल लेवल पर अटैक गलत है। आप इंटरनेशनली देख लीजिए ना, पाकिस्तान की हालत क्या है। जी जी, चाइना ग्लोबली कितना डिफेम हो चुका है, बिल्कुल हो चुका है। क्योंकि इन लोगों ने मोदी से पंगा लिया है। इसको बोला जाए कि एक डिवाइन हेल्प है नरेंद्र मोदी को, कि जो भी उनके खिलाफ पर्सनल लेवल पर काम करता है तो वो अपने आप ही उसका विनाश हो जाता है। और इसका हिस्ट्री उठा करके देखेंगे आप तो बहुत एग्जाम्पल मिल जाएंगे आपको इस चीज़ के। नहीं बिल्कुल, और कई कबार पता क्या लगता है कि जैसे अगर हम कैंपेनिंग की बात कर रहे थे, इनके पीछे जो एक बुद्धि है जी अमित शाह जी की। जी अमित शाह को बीजेपी का चाणक्य कहा जाता है। कभी कभार तो ऐसा लगता है कि ठीक है, मोदी जी एक डिवाइन सोल है, मोदी जी का एक ऑरा है, बट कभी कभार लगता है कि मोदी जी एक चेहरा है और असली जो दिमाग है ना, जो असली जो गेम खेल रहे हैं वो है अमित शाह। क्या कहना आपका इस पे? नहीं, मैं इससे सहमत हूँ। इस बात से सहमत हूँ आपकी पहली बात से कि अमित शाह के अंदर चाणक्य का दिमाग है। क्यों? क्योंकि उनकी ऑर्गेनाइजेशनल कैपेबिलिटी जो है ना, इतनी जबरदस्त है कि आप सोच भी नहीं सकते। आपने एक शब्द सुना, पन्ना प्रमुख? नहीं। अब आप समझिए पन्ना प्रमुख क्या होता है। मतलब बीजेपी ऑर्गेनाइजेशन को समझिए कितने डीप लेवल तक, कितने डिटेल लेवल तक गया है। जो वोटर लिस्ट होती है ना, उसमें एक पेज पे 30 लोगों के नाम होते हैं, हाँ हाँ हाँ, तो ठीक उसको ठीक पन्ना ठीक। बोलते हैं। हाँ ठीक ठीक तो ठीक। इन्होंने हर एक पेज के लिए, हर 30 वोटर के एक लिए प्रमुख। अपने एक आदमी को नियुक्त किया हुआ है, हाँ, जो कि उन 30 को कन्विंस करेगा बीजेपी को वोट देने के लिए। इस लेवल तक, माइन्यूट लेवल तक इनकी ऑर्गेनाइजेशनल कैपेबिलिटी है। नरेंद्र मोदी और अमित शाह दिस इज कॉल्ड माइक्रो मैनेजमेंट। 1980 से लेकर के स्कूटर पर घूमते थे, बीजेपी कार्यकर्ता के रूप में पोस्टर लगाते थे, कैंपेनिंग करते थे। उस ग्राउंड लेवल में, ग्रास रूट लेवल से ये लोग उठे हुए हैं। और दूसरी बात बताता हूँ, पूरे जीवन में आपको सिर्फ एक असली दोस्त चाहिए जीवन में आगे बढ़ने के लिए,
तो इनकी आपस में जो ना दोस्ती है, बहुत गहरी है। बहुत गहरी दोस्ती है, जो एक दूसरे के लिए जान देते हैं, एक दूसरे के लिए निस्वार्थ भाव है। तो जीवन में आपको एक ही दोस्त चाहिए दुनिया जीतने के लिए। एक और एक 11। हाँ, एक और एक 111 111, वाह 111 वाह। तो ये इनकी 111 की जोड़ी है। तो नरेंद्र मोदी, जो मेरे को जहाँ तक लगता है, नरेंद्र मोदी ने कोई काम करना है कि भाई मेरे को फलाने राज्य में अपनी सरकार चाहिए, तो इन्होंने बस अमित शाह को एक टारगेट दे दिया। उसके बाद फिर छोटे मोटे काम करना कैसे होगा, अमित शाह का काम है, लेकिन नरेंद्र मोदी ने इनको एक टारगेट दे दिया, तो उस लेवल पर इनका काम होता है। मेन नरेंद्र मोदी ही है। हाँ, एग्जीक्यूशन चीजों का अमित शाह अपने लेवल पर बहुत अच्छे से करते हैं। कांग्रेस से कुछ लीडर हैं जी, वो आरएसएस को अलकायदा जैसे संगठनों से कंपेयर करते हैं, आपका इस पे क्या विचार है? देखिए, अपनी जो ऐसी बात कहते हैं तो अपनी मानसिक स्थिति का परिचय देते हैं वो ऐसी बात कह करके। अलकायदा तो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, ये एक देशभक्त राष्ट्रभक्त ऑर्गेनाइजेशन है। अब इनको ये बताइए कि जब कोई प्राकृतिक आपदाएं आती है, कहीं पर बाढ़ आ गई, कोई और प्रॉब्लम हो गई, तो इनके वॉलंटियर्स अपने आप पहुंच करके लोगों को हेल्प कर रहे होते हैं, भयंकर तादाद में लोगों को खाना बांट रहे होते हैं, वो कर रहे होते हैं। तो ये वो ऑर्गेनाइजेशन है। इनको ये बचकानी बातें, इसीलिए तो लोगों ने इनको नकार दिया, ऐसी बचकानी सोच की वजह से। साहब मैं एक बात बोलना चाहूँगा, मैंने आरएसएस ज्वाइन किया था एक टाइम पे, जब हम लोगों ने खुद अटेंड किया हुआ है। वहाँ पता क्या शिक्षा दी जाती है कि देश में कहीं पर भी आपदा आए या किसी भी रूप में कोई भी हानि हो रही हो, तो हमें अपने आप को निछावर कर देना। वहाँ पे हमें भारत माता हमारे को इसकी सुरक्षा करनी है हर रूप में। हाँ। हम कभी भी वहाँ पे जाते हैं, ये तो बात करते हैं हिंदू मुस्लिम की, आरएसएस में एक चीज सिखाई जाती है कि आपको वहाँ पे जाके फर्स्ट नेम बोलना है, सेकंड नेम तक नहीं बोलना है। तो जब हम लोग जाति में वहाँ पे नहीं बांटते हैं आरएसएस में, तो ये तो कहते हैं कि आप धर्मों में बांट रहे हो। इम्पॉसिबल। वो तो राष्ट्रभक्त संस्था है, उनके बारे में ऐसे कहना बचकानी सोच है। अब आपने जैसे बोला कि कांग्रेस के नेता ऐसे बोलते हैं, तो अगर मैं बहुत थोड़ा और पीछे चला जाऊं तो नाथूराम गोडसे भी एक तरीके से आरएसएस के ही वर्कर थे, ठीक है ना, आरएसएस से जुड़े हुए थे। उस टाइम पे जनसंघ नाम था इसका, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ था, तो उसके साथ जुड़े। तो ये बोलते हैं कि भाई आरएसएस की सोच ने महात्मा गांधी को मारा, ठीक है। अब ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल हो जाएगा, लेकिन मैं इसमें आपको असलियत बताता हूँ कि नाथूराम गोडसे ने क्यों ऐसा काम किया कि महात्मा गांधी जैसे इंसान को उन्होंने गोली मारी। जब भारत पाकिस्तान डिवाइड हुआ आपस में, तो पाकिस्तान के भी दो हिस्से हो गए। एक पाकिस्तान है जो एक आपका बांग्लादेश है, एक को ईस्ट पाकिस्तान बोलते थे, एक को वेस्ट पाकिस्तान बोलते थे। तो उस टाइम पर वो दोनों अलग अलग थे, जियोग्राफिकली अलग है दोनों पे। तो तब एक प्रपोजल आया जिसको महात्मा गांधी ने सपोर्ट किया। वो प्रपोजल ये था कि ईस्ट पाकिस्तान से लेके वेस्ट पाकिस्तान तक एक पट्टी पूरी लैंड की उनको दे दी जाए, ताकि उनका आना जाना उसके बीच में से, और वो पूरे भारत के बीच में से जाएगी। जब भारत का दो विभाजन करने की बात थी, तो वो बिल्कुल भारत के बीच में जाएगी, मतलब पंजाब, हरियाणा, यूपी से होती हुई, बिहार से होती हुई, बांग्लादेश जो उस टाइम ईस्ट पाकिस्तान था वहां तक जाएगी। मतलब हमारी सोच से दान करने की थी। हाँ, उस टाइम पे इसके ऊपर बड़ी सीरियसली मंथन हो रहा था। तो इस बात से नाथूराम गोडसे लोग कि ये ना हो जाए, तो उन्होंने ऐसा भयंकर स्टेप उठाया था। सही है गलत है मैं कुछ नहीं बोलूंगा, लेकिन ये सोच थी उनकी कि ऐसा कहीं ना हो जाए कि ये एक पट्टी भारत के बीच में से दे दी जाए पाकिस्तान को। ये सोच से नाथूराम गोडसे ने जो भी किया था वो किया था। मैं तो छोटी सी बात बोलूंगा, ये तो भारत माता के दो टुकड़े करने वाली बात हो गई। वो तो पहले 3 टुकड़े तो पहले ही कर चुके थे, 3 तो पहले ही हो चुके थे, पहले हो चुके थे, जो कि नहीं होना चाहिए था। लेकिन सब उस टाइम पे सब उनके स्वार्थ थे। मोहम्मद अली जिन्ना भी बनना चाहते थे प्राइम मिनिस्टर, नेहरू जी भी बनना चाहते थे, तो उन्होंने कहा कि अब दोनों इकट्ठे तो बन नहीं सकते, तो देश ही अलग अलग कर दो, एक का आप बन जाओ, एक का हम बन जाएंगे। ऐसे इनकी सेटिंग हुई थी उस टाइम पर। ये सोच थी जो इंडिया और पाकिस्तान जो विभाजन हुआ था, तो इस वजह से होता कि दोनों प्राइम मिनिस्टर बनना चाहते थे, दोनों की अपनी एस्पिरेशंस थी। बट कहीं ना कहीं नाथूराम गोडसे आपको क्या लगता है उस समय क्या थे, कैसे उनका डिसीजन गलत था सही था? देखिए, इसमें सही गलत कुछ विभाजन होना सही था या उनका ये कार्य कदम उठाना सही था? मैं इसमें सही गलत कुछ है ही नहीं, उनकी अपनी सोच थी। वजह पीछे ये थी कि जो एक पट्टी दी जानी थी भारत के बीच में से ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान को जोड़ने के लिए, इससे खफा होकर के उन्होंने ये कदम उठाया। सही गलत उनका अपना डिसीजन था, हम कुछ नहीं कह सकते। और ये जो नाथूराम गोडसे ने किया, ये उनका पर्सनल डिसीजन था, ये कोई ऑर्गेनाइजेशन का डिसीजन नहीं था। बट महात्मा गांधी तो राष्ट्रपिता थे। देखिए, महात्मा गांधी राष्ट्रपिता थे, उनको राष्ट्रपिता की उपाधि कभी नहीं दी गई। कोई ऐसा डॉक्यूमेंट प्रेजेंट नहीं है कि जहां उनको बताया जाए कि इंडिया ने उनको फादर ऑफ द नेशन या राष्ट्रपिता की कोई उपाधि ऑफिशियली दी गई है। और वैसे भी भारत एक इतना महान राष्ट्र है,
इसका पिता होने की उपाधि किसी को नहीं दी जा सकती। भारतवर्ष राजा भरत के नाम पर है। सिर्फ वो है जिनको हम कह सकते हैं कि राष्ट्रपिता है। ये तो ऐसी धरती है जहाँ पे भगवान राम ने जन्म लिया, भगवान कृष्ण ने जन्म लिया, भगवान महावीर ने जन्म लिया, महात्मा बुद्ध ने जन्म लिया। तो ऐसे राष्ट्र का पिता होने का दर्जा किसी को नहीं दिया सकता। हाँ, आपने दर्जा देना, किसी को इज्जत देनी है तो आप सन ऑफ द नेशन दे सकते हैं, राष्ट्रपुत्र का दर्जा तो दे सकते हैं आप, लेकिन राष्ट्रपिता का दर्जा किसी को नहीं मिलना चाहिए। और ऑफिशियली महात्मा गांधी को दिया भी नहीं गया है। फ्रीडम फाइटर्स और भी थे, बहुत फ्रीडम फाइटर थे। सुभाष चंद्र बोस थे, लाला लाजपत राय थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, जिन्होंने इतना बड़ा रोल प्ले किया था, लेकिन ये उपाधि किसी को नहीं दी जा सकती। पिछला कुछ समय भारत के लिए बहुत बुरा रहा है और कुछ गलत डिसीजन भी लिए गए हैं। भारत एक टाइम पे विश्व गुरु था और आज के टाइम पे दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। आप आने वाला फ्यूचर कहाँ देखते हैं भारत का? देखिए, आने वाला फ्यूचर इंडिया दोबारा विश्व गुरु बनने वाला है दुनिया का। उसका ऑलरेडी काउंटडाउन शुरू हो चुका है, समझ लीजिए। अगर आप इकोनॉमी की बात करते हैं तो इंडिया अगले 2040 तक वर्ल्ड की सेकंड बिगेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा, ठीक है। उसके अलावा इंडिया एक इकोनॉमिक और नॉलेज पावर हाउस है। ये किसी भी दूसरी कंट्री के पास नहीं है। इंडिया को यंगिस्तान कहा जाता है। इंडिया के पास दुनिया की सबसे बड़ी यंग पॉपुलेशन है। तो हर तरीके से भारत इस दुनिया पे नंबर 1 बनने के लिए अग्रसर है और मुझे लगता है कि बहुत जल्दी ऐसा होने वाला है। और तीसरी बात, जो सबसे ज़रूरी बात यह है कि भारत की जनरेशन अब पहचान चुकी है अपने धर्म को, सनातन धर्म को। देखिए, हमारा धर्म क्या कहता है कि कण कण में भगवान है, ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए, सबके अंदर आत्मा है। मतलब एक इंक्लूसिवनेस है, वसुधैव कुटुंबकम, कि पूरी दुनिया एक है, एक ही परिवार है। तो वही जो फिलॉसफी जो ये हमारे खून में बसी हुई है, ये भारत को दुनिया का विश्व गुरु अपने आप दोबारा जल्दी ही बनाएगी। और अगले 15 से 20 साल में आप देखेंगे उसकी नींव मोदी जी अब डाल चुके हैं। 15-20 साल के अंदर इसके फल आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। धन्यवाद मिस्टर गोमतेश्वर आने के लिए और अपने विचार प्रकट करने के लिए। उम्मीद करते हैं देश को आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और बहुत सारी भ्रांतियां और बहुत सारे उनके जो दिमाग में विचार चल रहे होंगे, दो तरफा विचार, वो ठीक कर पाएंगे और उनको बहुत कुछ जानने को मिलेगा आपसे। थैंक यू so much for coming. It was pleasure to have you here and knowing so much from you.